एक्टर नसरुद्दीन शाह है ना, वो अब लिखने भी लग गए हैं। उनका नया कॉलम आया है द कंट्री आई मिस, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे आज का भारत जो है वो इंटॉलरेंट हो चुका है, जिस कारण वो पहले वाले भारत को मिस कर रहे हैं। भाई साहब अपने आर्टिकल में लिख रहे हैं कि वो उन दिनों को मिस करते हैं जब वो 2.5 दिन के झोपड़े नाम की मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते थे, जिसमें हर तरफ हिंदू देवी देवताओं के स्कल्पचर बने हुए थे। बड़ा आनंद आता था। जी बिल्कुल, आनंद तो आएगा ही। किसी दूसरे के धर्मस्थल को तोड़कर मजहबी स्थान बनाए जाते हैं, उसमें प्रेयर की जाती है ना जब तो अलग ही मजा आता है आपको। और देखिए, ऐसा नहीं है कि नसीर साहब ने ऐसी बहकी बहकी बातें पहली बार की हूं। भाई साहब अभी 4 दिन पहले ही पाकिस्तान का साथ देते हुए तरफदारी कर रहे थे दलजीत दोसांझ की, जो भारत के सेंटिमेंट्स के खिलाफ जाकर पाकिस्तानियों के साथ फिल्म कर रहा है। कभी वो कहते हैं कि नेशनलिज्म और पेट्रियोटिज्म जो है ना आज की डेट में गलत है, तो कभी वो कहते हैं कि मुगलों को जानबूझकर विलीफाई किया गया है। वो लोग इतने भी बुरे नहीं थे, हिंदुओं से बहुत मिलजुल कर रहते थे। पर सवाल ना ये उठता है कि आज के भारत में ऐसा क्या हो गया है कि नसीर साहब यहाँ पर सांस नहीं ले पा रहे हैं, उनका दम घुट रहा है, और क्यों मुगलों वाले भारत को वापस लाना चाहते हैं। चलिए इसके लिए ना नसीर साहब के परिवार के इतिहास को थोड़ा सा जानते हैं। सैयद मोहम्मद खान नाम का ना एक बंदा था जो अफगानिस्तान के पागमान इलाके से आया था। 1839 में जब ब्रिटिशर्स ने अफगानिस्तान में फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर किया, तब इसने संपत्ति के लिए अपने ही लोगों के खिलाफ ब्रिटिशर्स का साथ दे दिया था। लेकिन जब वो अपने प्रयास में सफल नहीं हो पाया ना, तो वो मजबूरी में भारत आ गया। भाई धन दौलत कमाने के लिए ऐसा कर रहा था, पर पैसा कमाने के लिए सब करने की जरूरत नहीं होती है। पैसा एआई से भी कमाया जा सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज की डेट में सबसे बड़ी ताकत है, इंजीनियरिंग से लेकर टीचिंग तक, हर किसी वर्क फील्ड में। और भाई साहब अगर ऐसे में मैं आपसे कहूँ कि आप 1 हफ्ते के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बिना कोडिंग सीखे मास्टर कर सकते हैं और अपने लिए एक नया सेपरेट सोर्स ऑफ अर्निंग क्रिएट कर सकते हैं, तो इसीलिए मैं आपको इनवाइट करना चाहता हूं एक कंप्लीटली फ्री 2-डे एआई ट्रेनिंग के लिए, जिसकी वैल्यू वैसे तो 10,000 रुपए है, पर हमारे दर्शकों के लिए ये बिल्कुल फ्री में करवाया जा रहा है आउटस्किल के द्वारा। ये कोई नॉर्मल ट्रेनिंग नहीं है, ये दुनिया का पहला एआई फोकस्ड एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जिसे टॉप एआई इन्वेस्टर्स और पायनियर्स सपोर्ट कर रहे हैं। 16 घंटे का जो लाइव सेशन है ना, वो सैटरडे और संडे को सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक होगा, और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में दे रहा हूँ। यहाँ आपके टूल किट में ना 20 से ज्यादा पावरफुल एआई टूल्स आपको दिए जाएंगे, जैसे कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, डेटा एनालिसिस, या फिर एआई के यूज से प्रोफेशनल प्रेजेंटेशंस बनाना, या फिर नो कोड टूल्स के थ्रू अपनी खुद की एप्लीकेशन बनाना, एआई से माइंड ब्लोइंग वीडियोस डेवलप करना, अपने डेली टास्क को ऑटोमेट करना और अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाना, सब कुछ सिखाया जाएगा। पर भाई साहब ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि इस ट्रेनिंग में और भी बहुत कुछ करवाया जाएगा और हर कोई इसको कर सकता है, चाहे वो टेक हो या फिर नॉन टेक, सेल्स हो, मार्केटिंग हो, एचआर हो, ऑपरेशन हो, कोई भी हो, या अपना खुद का बिजनेस क्यों ना चला रहा हो। 40 से ज्यादा कंट्रीज के प्रोफेशनल इसे ज्वाइन कर चुके हैं और रिस्पांस एक्सीलेंट आया है। फ्राइडे शाम 7 बजे इस सेशन का इंट्रोडक्शन कॉल है। मेरी पूरी टीम इस कोर्स को कर चुकी है, तो आप भी इस चांस को मिस मत करिए, क्योंकि सीटें जो है ना बहुत तेजी से फिल हो रही हैं और ये सेशन लिमिटेड टाइम के लिए ही फ्री दिया जा रहा है। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है, अभी के अभी रजिस्टर करिए और आउटस्किल का व्हाट्सएप ग्रुप जो है ना उसको ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिए। एनीवेज अपनी कहानी पर वापस आते हैं। सैयद मोहम्मद खान अपनों से गद्दारी और ब्रिटिशर्स से वफादारी करके भारत तो आ गया, और इस वफादारी के बदले ना उसको एक टाइटल दिया गया, जाफिशान खान, जिसका मतलब था वन हु स्कैटर्स हिज सोल फॉर अदर्स। यहाँ पर आकर उसने इस्लाम को फैलाने की कोशिश की और साथ ही साथ अंग्रेजों से भी अच्छे रिश्ते बनाकर रखे, और इसी वजह से अंग्रेजों ने उसे उत्तर प्रदेश के अंदर सरदाना नाम की जगह का जागीरदार बना दिया और एक मंथली पेंशन उसको देने लग गए। इसीलिए जब 1857 का संग्राम हुआ ना, जिसे ब्रिटिशर्स म्यूटिनी कहते थे, तब जाफिशा खान ने इस बार इंडिया से गद्दारी की और फिर ब्रिटिशर्स का साथ दिया। जब रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे जैसे लोग अपने देश के लिए लड़ रहे थे ना, तब जाफिशा खान ने मेरठ, दिल्ली और झांसी में अपने खुद के लश्कर इन लोगों के खिलाफ खड़े कर दिए थे, ताकि वो ब्रिटिशर्स को सपोर्ट कर सके। और उनकी सर्विस के बदले ना उनको नवाब बहादुर ऑफ सरदाना का टाइटल मिला था। उनकी फैमिली को उस समय 10,000 रुपए की एनुअल जागीर इनकम मिली थी, और उनके जो डिसेंडेंट्स थे ना, वो सरदाना के हेरिडेटरी यानी कि आनुवंशिक नवाब बन गए थे। आज भी उनका मकबरा सरदाना में ब्रिटिश स्टाइल मार्बल और मुगल स्टाइल मीनारों के साथ खड़ा हुआ है। ये एक ट्रिब्यूट है अंग्रेजों के प्रति उनकी वफादारी का और भारत से गद्दारी का। ये नसीर साहब के दादाजान के दादाजान थे, और ऐसे में जब नसीर साहब आज के भारत में देशभक्ति और नेशनलिज्म पर ज्ञान देते हैं ना, तो उन्हें अपने पूर्वजों का इतिहास थोड़ा सा याद कर लेना चाहिए। उन्होंने जो कॉलम लिखा है ना, उसके अंदर लिखा है कि उन्होंने बचपन के अंदर सभी धर्मों के लोगों के साथ प्यार से जीना सीखा। तो भाई आज कौन रोक रहा है तुम्हें? आज भी हजारों लोग एक दूसरे के साथ त्योहार मनाते हैं, इंटरफेथ शादियां होती हैं, सब्जी वाले से लेकर सीईओ तक हर बंदा अपने रिलीजन से ऊपर उठकर काम करता है। और जो कम्युनल वायलेंस के नंबर्स है ना इस देश के अंदर, वो घटते जा रहे हैं, ये डेटा बता रहा है।
तो भाई साहब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि आज लोग सेक्युलरिज्म के नाम पर अपनी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए तैयार नहीं हैं, और यही जो चीज है ना, ऐसे सूडो सेक्युलर्स लोगों को डाइजेस्ट नहीं होती है। नसीर साहब, आपको ये बात डाइजेस्ट नहीं हो रही है कि सेक्युलरिज्म के नाम पर हिंदू प्लेसेस पर अब नमाज नहीं हो पा रही है, जो आप खुद अपने आर्टिकल में लिख रहे हो कि पहले 2.5 दिन के झोपड़े में नमाजें होती थी, अब नहीं होती है। ये वही जगह है जहां पर मूर्तियों को तोड़ दिया गया था, मंदिर को तोड़ दिया गया था। ये तो आपकी सेक्युलरिज्म की परिभाषा है। आपको ये बात डाइजेस्ट नहीं हो रही है कि आज बाबरी नहीं, राम मंदिर खड़ा है। आज हिंदू अपनी सिविलाइजेशनल प्राइड दिखाता है ना ओपनली, तो इनको लगता है कि देश इंटॉलरेंट हो रहा है, और फिर आगे वो कहते हैं कि भाई जो पेट्रियोटिज्म है ना, यानी कि देशभक्ति जो है, उसको फोर्स किया जा रहा है। भैया, देशभक्ति जो है ना, हर इंसान में होनी चाहिए। देशभक्ति मजबूरी नहीं होती है, बल्कि सबके अंदर होनी चाहिए बाय डिफॉल्ट। नसीर साहब का अगला कहना है कि आज देश के अंदर डिक्टेटरशिप है, फिल्म इंडस्ट्री में सब लोग चुप हैं, कहते हैं कि लोग डरे हुए हैं। भाई साहब, किस दुनिया में जी रहे हो? स्वरा भास्कर, अनुराग कश्यप, रत्ना पाठक शाह, आप खुद रोज मोदी को टारगेट करते हो। क्या आपके खिलाफ FIR हुई है? जेल गया है कोई? सब बढ़िया ग्रो कर रहे हो अपनी लाइफ में। क्या आपका पासपोर्ट कैंसिल हुआ है? कुछ नहीं हुआ है। लेकिन जिनके खिलाफ आप बोलते हो ना, वो भी आपको टॉलरेट करते हैं, और आप फिर भी डिक्टेटरशिप के राग अलाप रहे हो। भाई साहब, ये दोगलापन सिर्फ आप ही अफोर्ड कर सकते हो, एक ऐसी इंडस्ट्री के अंदर जहां आप जैसे लोग डेकेड से, दशकों से एक प्रिविलेज और मोनोपोली भोगते आ रहे हैं। फिर नसीर साहब के फेसबुक पोस्ट पर आते हैं जिसमें उन्होंने दलजीत को सपोर्ट किया है। देखिए, उनका ओपिनियन है, जिसको सपोर्ट करना चाहते हैं ओपनली कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। पर भाई साहब, जब बैकलैश मिले ना, तो फिर इंडिया को इंटॉलरेंट मत कहिए। ये भी लोगों का अधिकार है कि वो बैकलैश करें। ये मत कहिए कि मुझे देश में सांस नहीं आ रही है। ये देश जो है ना, आपके पूर्वजों को टॉलरेट करता आया है, जो अंग्रेजों के साथ खड़े हो गए थे, और आपको भी कर ही रहा है। सच ये है नसीर साहब कि आज आप शायद एक आइडियोलॉजिकली फ्रस्ट्रेटेड आदमी बन चुके हो, जिसे प्रॉब्लम है कि देश ना अब उसकी फ्रेमिंग से नहीं चल पा रहा है। वो फ्रेमिंग जिसमें सेक्युलरिज्म का मतलब हो हिंदू कल्चर और पब्लिक सेलिब्रेशंस पर रोक, और साथ ही साथ माइनॉरिटी अपीजमेंट फुल स्पीड में है। वो फ्रेमिंग जिसमें नेशनलिज्म जैसी भावना ना हो और हिंदू आइडेंटिटी पर बात ही ना हो। तो याद रखिए नसीर साहब, देश ना बदल चुका है, और ये देश आपके नॉस्टैल्जिया में नहीं है, ग्राउंड रियलिटी में जीता है। अब आपको शायद वो वाला इंडिया मिस हो रहा है जिसमें इलीट्स जो थे ना, वो दिल्ली और मुंबई के ड्राइंग रूम्स तक सीमित थे, पर ये नया भारत है, उस इल्यूजन को तोड़ रहा है, और आपको उससे प्रॉब्लम हो रही है। नसीर साहब तो किसी भुलावे में जी रहे हैं, उनको जीने दीजिए। आप ऐसा मत कीजिए। आउटस्किल का इंट्रोडक्शन कॉल है फ्राइडे शाम 7 बजे, उसको ज्वाइन कीजिए। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है।